हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम गोपाल कृष्ण पांडे है और मैं रीड मोर एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रीड मोर एकेडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग एटीपी के बारे में एक एक करके देखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग को कोई भी काम करना होता है तो हमको ऊर्जा चाहिए होती है, ढेर सारी ऊर्जा चाहिए होती है। बड़ा काम करना है तो ढेर सारी ऊर्जा चाहिए। क्या तुम्हें तो कभी सोचा है कि सोते वक्त भी ऊर्जा चाहिए होती है? तुम कहोगे सोने में क्या रखा है, टांग पसार के सो, कौन पूछने वाला है। लेकिन सोते वक्त भी ऊर्जा चाहिए होती है। तुम तो सो गए हो लेकिन अंदर अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ब्रेन अपना काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, हार्ट बीट कर रहा है। इन सब को एटीपी या एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमको हर समय चाहिए होती है और बिना एनर्जी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी आखिर आती कहाँ है? ऑब्वियसली हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी आती है। हम खाना खाते हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। पर अल्टीमेटली सारे जो रिडेबल फॉर्म में एनर्जी हमको मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। तो ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू, हमने खाना खाया, खाने का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन से ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज ब्लड से, ब्लड के थ्रू सेल के पास जाता है, सेल ग्लूकोज को अंदर ले लेती है। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो दो टाइप से होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी और क्रेब्स साइकिल होगी। ये हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस दौरान क्या होता है, जब ग्लूकोज के बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज के बॉन्ड, कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है, वो बॉन्ड से मिलकर के बना होता है। कार्बन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो मिलकर ग्लूकोज को बनाते हैं, ये सब आपस में केमिकल बॉन्ड से बने रहते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है? एटीपी बनता है। एटीपी बनता है कैसे? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा? एनर्जी निकलने से एटीपी की सिंथेसिस होगी। अब हम लोग देखते हैं एटीपी की सिंथेसिस होती कैसे। मान लो ढेर सारी एनर्जी निकली। अब यहाँ पे हम एटीपी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी बताने की पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, मान लो पेन खरीदना हुआ, पेंसिल खरीदनी हुई, कॉपी खरीदनी हुई, गिफ्ट खरीदना हुआ, या आपका अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज ही कराना हुआ, तो क्या आप ऐसा कहते हो क्या कि ठीक है ये पेन ले लो और उसका रिचार्ज कर दो? आप पैसे देते हो। आपको ये बोतल खरीदनी है तो आप कहोगे बोतल दे दो पर मेरी इसके बदले में तुम ये किताब ले लो। ऐसा तो होता नहीं, बार्टर सिस्टम पहले चलता था। अब क्या हो गया कि अब करेंसी आ गई है, पैसा देना पड़ता है। जब नोट दोगे तभी कोई चीज़ मिलेगी। तो एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। तो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम चलता है, इसमें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए। रुपया क्या है? करेंसी चाहिए। इंडियन करेंसी क्या है? रुपी। इसी के थ्रू आप सारी चीज़ें बाय कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से हमें कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब हमारे पास एनर्जी होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में चलती है? एटीपी के फॉर्म में चलती है। ऐसा नहीं कि एनर्जी कहीं से भी आ जाती है। जैसे कि नोट चलती है मार्केट में, वो सारा काम करती है, वैसे ही हमारे पूरे सिस्टम में एटीपी चलता है। हमारे पूरे सिस्टम में एटीपी चलता है और हमको एनर्जी देता है ताकि हम बाकी सारे काम कर सकें। तो एटीपी हमारे नोट के इक्विवेलेंट है। तो अब एटीपी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, आखिर ये काम करता कैसे है, इसके पास इतनी एनर्जी होती कहाँ से है। देखिए एटीपी का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब होता है तीन, ठीक। एडिनोसिन आपका एक मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। तो एडिनोसिन देखो, अगर हम सपोज करें कि एडिनोसिन को हम ए से लिखते हैं तो एडिनोसिन ए हुआ और फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हुए, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल। आपने IUPAC सिस्टम में भी देखा होगा, पहले ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में ये बताया जाता था कि 1 = मोनो, 2 = डाई और बाई, 3 = ट्राई, 4 = टेट्रा, 5 = पेंटा। मतलब कि पुरानी लैंग्वेज में हम लोग, जब ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में हम लोग ये बोलते हैं कि 1 को मोनो से डिनोट करते हैं, 2 को डाई और या बाई से डिनोट करते हैं। बाई वो काम वाली बाई नहीं, बेसिकली ये डाई और बाई एक ही चीज़ है। 3 = ट्राई, 4 = टेट्रा, 5 = पेंटा। तो ट्राई मतलब हुआ 3, तो 3 फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे, ट्राई फॉस्फेट हम बोल रहे हैं। तो 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। अब जो तीसरा वाला जो फॉस्फेट होता है आपका, जो तीसरा वाला फॉस्फेट बॉन्ड होता है, वो बड़ी एनर्जी होती है इसमें, एकदम उड़ने वाला होता है कि बस बहुत ज़्यादा एनर्जी, मुझे बेकरार रहता है कि टूट जाऊँ मैं, ढेर सारी एनर्जी दे दूँ। तो यही वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड बहुत तेज़ी से ब्रेक होता है तो फिर क्या होता है बच्चों? एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ए आपका ये होगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप आएगा, फिर एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, ठीक। और यहाँ पर प्लस
एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया, यही बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो ढेर सारी एनर्जी हमको मिलती है, ठीक। यही एनर्जी हम किसी काम को करने में यूज़ करते हैं। तो अब देखो, मैंने बताया कि 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं। अब यहाँ पे कितने फॉस्फेट ग्रुप हुए? एक फॉस्फेट ग्रुप हुआ, 2 फॉस्फेट ग्रुप हुआ, तो इसका नाम ये नहीं हो जाएगा एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है अलग हो जाएगा। इसको हम आईपी से डिनोट करते हैं, यानी कि या पीआई से डिनोट करते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कार्बन है। आप सभी लोग जानते हो कि जहाँ पे भी कार्बन ग्रुप ऐड होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जब कार्बन ग्रुप नहीं ऐड होता तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है PO4, P फॉस्फोरस, O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल और फॉस्फोरस का 1 मॉलिक्यूल मिलके फॉस्फेट ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये हो जाएगा। अब हम लोग एडिनोसिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एडिनोसिन फॉस्फेट आप समझ गए, एक फॉस्फेट, एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फॉस्फेट। पर ये एडिनोसिन क्या वाला है? एडिनोसिन एडेनिन और राइबोज 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एडेनिन एक नाइट्रोजिनस बेस है। एडेनिन क्या है? एडेनिन जो है एक नाइट्रोजिनस बेस है जिसका इसमें जो है 2 साइक्लिक डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इसको प्यूरिन कंपाउंड भी कहते हैं। जब आप डीएनए पढ़ोगे तब आप जानेंगे कि एडेनिन क्या है, ग्वानिन क्या है, साइटोसिन क्या है, थायमिन क्या है। जब डीएनए का हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे। पर हम ये मान लेते हैं कि जो एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस होता है वो, और राइबोज शुगर, राइबोज एक शुगर होती है 5 कार्बन कंपाउंड की होती है। ये कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है। ये राइबोज शुगर एडेनिन के साथ मिलके एडिनोसिन बनाती है। आप देखो, ये एडेनिन ग्रुप है, ये राइबोज ग्रुप है, यही दोनों आपस में अटैच होकर के क्या बना देते हैं? एडिनोसिन बना देते हैं। और यही एडिनोसिन आगे चल के 3 फॉस्फेट ग्रुप से ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एडिनोसिन है आपका 3 फॉस्फेट ग्रुप से ऐड हो गया तो ट्राईफॉस्फेट बन गया। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है, ये तीसरा वाला टर्मिनल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, सिर्फ एडीपी बचता है। यही जब बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो हमको ढेर सारी एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं। अच्छा, ये एक साइकिल में काम करता है। अब क्या एडीपी बन गया? अब तो सवाल है कि मान लो सारे एटीपी खत्म हो गए, सारे एटीपी अगर खत्म हो गए तो एडीपी आएंगे कहाँ से? एटीपी कहाँ से आएगा? तो इसका फॉर्मूला वो है, इसका आंसर ये है कि जब एटीपी का तीसरा फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक हो गया, एडीपी बन गया। अब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो क्या होता है? यही फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसी एडीपी से जुड़ करके एटीपी बना देता है। देखो यहाँ पे एडिनोसिन डाई फॉस्फेट है, ठीक। डाई मतलब कि आपका 2 हुआ। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे फिर से जुड़ जाएगा तो डाई का ट्राई नहीं हो जाएगा, फिर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे फिर से जुड़ गया तो 3 फॉस्फेट ग्रुप हो गए तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट हो गया। इसको आप एक साइकिल बना के ऐसे समझ सकते हो ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखो बेटा, ये हुआ आपका एटीपी, ठीक। ये हुआ एटीपी, ओके। एटीपी आपका ब्रेक हुआ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ओके। अब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो यही फॉस्फेट ग्रुप इससे फिर से जुड़ करके एटीपी बना लेगा। जब हमको एनर्जी खर्च करनी है तो एटीपी ब्रेक होगा, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चला जाएगा, और जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो यही फॉस्फेट ग्रुप एडीपी से जुड़ करके एटीपी बना लेगा। ये साइकिल बार बार चलती रहती है, ठीक है। जब एटीपी से ये एक एंजाइम होता है एटीपेज। एटीपेज एंजाइम क्या करता है? एटीपी को एडीपी में ब्रेक कर देता है। और एक दूसरा एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेज। सिंथेटेज मतलब कि सिंथेसिस करता है, एटीपी सिंथेटेज। एटीपी की सिंथेसिस होगी कैसे? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ करके एटीपी बना लेंगे। तो ये साइकिल बार बार चलती रहती है, एटीपी एडीपी एडीपी एटीपी, ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इस फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेक होने से, जुड़ने से हमको एनर्जी मिलती रहती है और एनर्जी जाती रहती है, और इस प्रकार हम अपने सारे काम कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको जब भी एनर्जी की ज़रूरत होगी आप इस टर्म में सोचो कि लगता है मेरा एटीपी कम हो गया, अब मुझे कुछ ग्लूकोज लेना पड़ेगा। आप ग्लूकोज लेंगे, आपको एनर्जी आ गई, अब आपको लगेगा हाँ अब एटीपी बन गया, अब चलो बॉन्ड ब्रेक करते हैं और अब हम वो काम करते हैं जो सारे काम मम्मी ने सुबह करने के लिए कहे थे, ओके। तो उम्मीद है आपको ये चीज़
ये आपको टॉपिक आज समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया, आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को अपने पास छुपा करके न रखें ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। क्योंकि मैंने जब भी बच्चों का टेस्ट लिया ये देखा है कि वो इसमें कंफ्यूज जाते हैं। ATP लिखा रहता है तो ATP की जगह वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लिख जाते हैं और ADP की जगह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख जाते हैं। तो T फॉर ट्राई और D फॉर डाई। ओके, T फॉर ट्राई और D फॉर डाई। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ATP लिखा है तो हमें ट्राई यूज करना है यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप, और डाई लिखा है तो हमको 2 फॉस्फेट ग्रुप यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लिखा है। आप ये साइकिल बना देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने स्ट्रक्चर बना दिया है तो बल्ले बल्ले। थैंक यू वेरी मच।